दावा है कि डील की रट लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हकीकत में महाविनाश के फाइनल राउंड की तैयारी कर रहे हैं। अब ये क्या महाविनाश की तैयारी है, क्या इन्हीं तमाम मुद्दों पर, इन्हीं तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जो कि वॉर एक्सपर्ट है, मिलिट्री एक्सपर्ट है और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है और जियो पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल एनालिस्ट है। और तमाम जो हालात है, मैं ये भी कहूंगा सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि दुनिया में जो हालात है उस पर भी ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी बड़ी गहरी नजर रखते हैं और उसे बहुत ही तरतीब और सलीके के साथ पेश करते हैं। तो कई सवाल है, मैं सबसे पहले इस्तकबाल करता हूं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का। और सबसे पहला सवाल ये कि क्या आपको लगता है कैप्टन साहब कि ईरान के अंदर कोई दाखिली इंतशार या अंदरूनी जो है कलह चल रही है या कुछ ऐसा, और अगर नहीं है तो क्या ये साइकोलॉजिकल वॉर चलाई जा रही है वर्ल्ड गोदी मीडिया के जरिए एक प्रेशर बनाने के लिए? शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। देखिए, पहले दिन से ही, लड़ाई के पहले से भी, लड़ाई तो चालू हुई 28 फरवरी को। लड़ाई बोला तो 28 फरवरी को बमबारी अमेरिका और इजराइल ने अपनी तरफ से शुरू की। उसके पहले से ही सालों से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और नेतन्याहू इजराइल के जो हैं, उनकी एक दिली तमन्ना रही है, दिन में भी सपने, रात में भी सपने, और सबसे उनको जो पसंदीदा सपना है आता रहा कि ईरान में तख्ता पलट हो गया। ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनी को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। ये उनकी वो दिन में भी ऐसे सपने देखते रहे। अभी नहीं, मैं पिछले 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ। खास तौर से जब से सीरिया में बशर अल असद को छोड़कर मॉस्को भागना पड़ा, तो बहुत ही उम्मीद के साथ अमेरिका चाहता है, कोशिश भी कर रहा है CIA के थ्रू या मोसाद के थ्रू कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए। तो किसी भी तख्ता पलट के लिए दो चीज हैं, एक तो वो विदेशी प्रोपेगेंडा, पश्चिमी मीडिया इसमें हमेशा हाथों हाथ जो भी उनको ऊपर से इशारा मिलता है वो कह देते हैं ईरान के अंदर गड़बड़ हो रही है। अब हो क्या रहा है, देखिए ये समझना पड़ेगा। एक दल ऐसा है जो कि कहता है कि IRGC ईरान चला रहा है, पश्चिमी मीडिया की बात कर रहा हूं, और जो सिविलियन लीडरशिप है, चाहे पेजेशकियन हो, ये सब पीछे पड़ गए हैं। तो ये पश्चिमी मीडिया का जो बयान है, इसमें उनका फिर से उनका जो इरादा है ये बताने का है कि ईरान की जो सिविलियन लीडरशिप है वो फेल हो गई है। गालिबाव की कोई सुन नहीं रहा, पेजेशकियन की कोई सुन नहीं रहा। तो क्या वाकई ऐसी बात है? देखिए, क्योंकि मैं खुद फौज में था, बताना चाहता हूं। लड़ाई के समय दुनिया के किसी भी देश में फौज जो है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है लड़ाई के समय में, इसमें कोई दो राह नहीं है। चाहे डेमोक्रेसी हो, कम्युनिस्ट कंट्रीज हो या डिक्टेटरशिप्स हो, लड़ाई के दौरान फौजी जो जनरल्स होते हैं उनकी ताकत थोड़ी बढ़ जाती है। क्लासिक एग्जांपल भारत का है। जब गलवान में चीन ने हमारी तरफ फौजें बढ़ाई तो आर्मी चीफ ने सरकार से पूछा कि मैं क्या करूं। तो देखिए, भारत सरकार ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया और उचित जवाब दिया, सही जवाब दिया। भारत सरकार ने कहा जो आपको उचित लगे वो करें। यानी इतना बड़ा डिसीजन कि अगर आर्मी चीफ चाहे तो वो डिफेंड तो कर ही सकते हैं, अगर वो चाहे तो हमला भी कर सकते हैं चीन के ऊपर। जो तुम चाहो, जो तुम उचित समझो वो करो। तो आर्मी चीफ को कितनी बड़ी पावर दी। तो ऐसा सारे दुनिया में होता है, ऐसा ही IRGC के साथ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि IRGC जो है तख्ता पलट कर देगा। IRGC रहेगी हमेशा हमेशा के लिए आयतुल्लाह के नीचे, कोई भी आयतुल्लाह, क्योंकि वहां IRGC की पावर जो है वो आयतुल्लाह की कुर्सी से ही आती है। देखिए,
किसी भी देश में एक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प ने 15 जनरल्स को रिजाइन करवा दिया, फायर कर दिया। ऐसा दुनिया के सभी देशों में होता है। अगर आयत अली चाहें तो वो अभी आईआरजीसी के जो दो चार, अगर आईआरजीसी वाकई बिगड़ जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो दो चार जो उनके टॉप ब्रिगेडियर्स हैं, एक दो टॉप मेजर जनरल्स हैं, उनको आज दोपहर को ही बोल दें कि भाई कल से तुम मेजर जनरल नहीं हो, कल से तुम ईरान रेलवे के चेयरमैन हो। अगर वाकई आईआरजीसी में दो चार ब्रिगेडियर हैं, उनकी सरकार अभी एक ऑर्डर निकाल देगी कि कल से तुम ब्रिगेडियर नहीं हो, कल से तुम डीटीसी के चेयरमैन हो या दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन हो। ऐसा सारी दुनिया में होता है। तो ऐसा नहीं है कि आईआरजीसी अंदर से कुछ करेगी। दूसरी बात देखिए, जो कहते हैं इंटरनल रिवोल्ट, हाँ मैं ये मानता हूं कि ईरान के अंदर भी बड़ी तादाद में सरकार के खिलाफ लोग, सोचने वाले लोग हैं, बड़ी तादाद में। इनमें से कुछ 100 या कुछ हजार तो इतनी बड़ी, कुछ 100 या कुछ हजार तो ऐसे भी हैं जो ना सिर्फ सरकार के खिलाफ सोचते हैं, वरन देश से दगाबाजी करने के लिए मोसाद के साथ और सीआईए के साथ काम करते हैं। सभी देशों में होते हैं, भारत में भी आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान के अंदर कोई सत्ता परिवर्तन होने वाला है, वरन उल्टा होता है। देखिए, जब भी युद्ध होता है तो सरकार को, सेंट्रल पुलिस सर्विसेज को और स्टेट पुलिस को कुछ इमरजेंसी पावर मिल जाती है, सभी देशों में। भारत में भी लड़ाई के मौके पे पुलिस को खास पावर मिल जाती है कि अगर कोई देश का नागरिक सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा तो फिर उसको अरेस्ट कर ले। ऐसा ही ईरान में है। अभी वहां युद्ध चल रहा है तो ईरान की जो पुलिस है उसको पूरी ताकत है कि देश के अंदर जो विघटनकारी तत्व हैं उनको अरेस्ट करें। तो अभी तो युद्ध की वजह से ईरान में सत्ता की पकड़ ज्यादा मजबूत है। तो ईरान में अंदर से कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी डोनाल्ड ट्रम्प इतने हताश हैं कि उन्होंने एक ईमेल सा छाप दिया है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति मुझे ईमेल भेज के बता सकता है कि मैं ईरान का युद्ध कैसे सॉल्व करूं। जी। और ये देखिए, जो दुनिया को डायरेक्शन देता था कैप्टन साहब, ये क्या हो गया कि दुनिया से मशवरा मांग रहे हैं कि हम क्या करें। और ईरान बार बार बता रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा। लेकिन ये दबाव क्या है, या इतना प्रेशर, जो आपने कहा अभी और कल भी मैंने इस पे बात की थी, और जो एक्सपर्ट थे, कि आखिर अमेरिका की हालत हुई क्यों, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्यों, किसके मशवरे से सुप्रीम लीडर को मार दिया, और ये कि सुप्रीम लीडर को मारने से तख्ता पलट हो जाएगा। कैप्टन साहब, ये कहां से, पहले क्या मशवरा लिया था किसी से कि हम मशवरा मांग रहे हैं फंसने के बाद? डॉक्टर रिजवी, ये कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक चश्मा पहन लिया था वेनेजुएला के बाद। वेनेजुएला में पिछले साल सितंबर से अमेरिका ने छुप छुप के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी थी। वेनेजुएला में बाहर से दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हम वेनेजुएला के ऊपर हमला करने वाले हैं। वेनेजुएला में दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रोज छापना शुरू कर दिया। बेसिकली सीआईए प्लांट न्यूज होती थी कि अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत खफा हैं, वेनेजुएला के ड्रग स्मगलर्स को पकड़ने वाले हैं, ड्रग कार्टेल को नेस्तनाबूद करने वाले हैं, क्योंकि जो ड्रग कार्टेल वेनेजुएला का है वही मदुरा की सरकार को फंड कर रहा है। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने इतना ज्यादा किया कि डोनाल्ड ट्रंप को वो फॉर्मूला बहुत पसंद आया कि यार गलत खबरें फैलाते रहो, ऐसी खबरें फैलाते रहो जिससे कि ना सिर्फ दुश्मन का कलेजा हिल जाए, वरन दुश्मन के दुश्मनों का कलेजा भी हिल जाए खुशी के मारे। मदुरा के टाइम में वो एक स्टेप आगे चले गए। मदुरा को मालूम था कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं मैडम, इंडिया में भी आई थी 1 महीने पहले,
मदुरो को मालूम था कि वाइस प्रेसिडेंट बिक रही हैं। मदुरो को मालूम था कि वाइस प्रेसिडेंट दगाबाजी करने वाले हैं। डिफेंस मिनिस्टर तो हैं ही, उन्होंने दगाबाजी की ही। आर्मी के जनरल ने भी दगाबाजी की। एक चीज तो मुझे आज तक समझ नहीं आया है कि मदुरा को जब पता लगा कि वाइस प्रेसिडेंट दगाबाजी करने वाले हैं या डिफेंस मिनिस्टर दगाबाजी करने वाले हैं, तो उन्होंने इनको हटाया क्यों नहीं? देखिए, वो 50% डिक्टेटर तो थे ही। एक ऑर्डर निकालते और कहते भाई कल से तुम वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो। एक ऑर्डर निकालते, कहते कि कल से तुम डिफेंस मिनिस्टर नहीं हो। ये मदुराई की बहुत बड़ी गलती हो गई। ईरान में उन्होंने इससे सीखा और उन्होंने ईरान के जितने टॉप लीडरशिप हैं उनको साथ अपने रखा हुआ है अभी तक। किसी के ऊपर भी अगर दगाबाजी का शक होता है तो तुरंत, जैसे बीच बीच में पश्चिमी मीडिया ही छाप देती है कि आयतुल्लाह अली खमेनी को शक हो रहा है कि ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं, एक बार तो गालिबाफ के बारे में उन्होंने छाप दिया कि ईरान के जो रिलीजियस लीडर हैं उन्होंने कहा है कि गालिबाफ जो हैं दुश्मन से मिले हुए हैं। अरे भाई, वो बात कर रहे हैं वहां पर। अगर ईरान का कोई पॉलिटिकल लीडर बात कर रहा है अमेरिकन के साथ तो वो दगाबाजी की श्रेणी में नहीं आता। दूसरी बात, ईरान के चाहे विदेश मंत्री हो या कोई भी हो, वो अमेरिका से तभी बात करते हैं जब उनको आयतुल्लाह अली खमेनी के ऑफिस से गो अहेड, यानी हाँ जाओ अमेरिका से बात करो, ये हुक्म आता है, क्लियरेंस आती है। लेकिन ईरान के अंदर भी लोगों ने शक किया कि ये सब दगाबाज हैं, अमेरिका के साथ मिले हुए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि ईरान में उनका एक बड़ा इंटरनल सिस्टम है कि जैसे ही किसी पर दगाबाजी का आरोप होता है तो वो आपस में मिल लेते हैं। जो उनकी सुप्रीम काउंसिल है, सब लोग एक जगह मिल लेते हैं। आजकल शायद ऑनलाइन मिलते हैं क्योंकि एक जगह मिलेंगे तो अमेरिका बम गिरा देगा वहां पर, और आपस में तुरंत बात हो जाती है। जितने सीनियर्स हैं, काउंसिल ऑफ लीडर्स, वो सब देख लेते हैं कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा बोल रहा हूं, तुम ऐसे मत करना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आपस में भरोसा बढ़ा लेते हैं। तो ईरान के अंदर कुछ नहीं होने वाला। ईरान की जो सत्ता है वो एकजुट है। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। और अगर एकजुट न होती तो अब तक हमारी जबान में तिया पांचा हो गया होता उसका, और उसके झंडे डंडे सब उखड़ गए होते। लेकिन वहाँ इत्तेहाद है, और सबसे बड़ी चीज आवाम में वहाँ इत्तेहाद है। बहुत सारे, आपने बिल्कुल सही बात कही कि रजा शाह पहलवी के लोग वहाँ पे अब भी मौजूद हैं, और वही इंटरनल इशू को करते हैं। जी जी, कुछ कह रहे थे कैप्टन साहब? हाँ डॉक्टर रिजवी, देखिए डेवलपमेंट, सारी जो डेवलपमेंट है अमेरिका और ईरान के बीच में, वो सही दिशा में जाए। ये अमेरिका का भी टारगेट होना चाहिए, ईरान का टारगेट ऑलरेडी है। तो दुनिया में अगर अमेरिका और ईरान के बीच में भी फिलहाल जंग का माहौल है, तो सही दिशा क्या है? जंग खत्म करना। तो ईरान इस तरफ जंग खत्म करने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने एक दो मिसाइलें दागी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन जहाजों पर जो कहना नहीं मान रहे थे। लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा बॉम्ब्स, उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर बॉम्ब, अमेरिकन बॉम्ब, एक एक बॉम्ब 1000 किलो का, 2000 किलो का गिरा रहे हैं। मतलब मैं आपको बता दूं अंदाजे के लिए, इंडियन एयरफोर्स में हमारे पास जो सब बॉम्ब्स हैं वो अमूमन 250 किलो के बॉम्ब हैं या 500 किलो के बॉम्ब हैं। इंडियन एयरफोर्स में हमारे पास जो बॉम्ब्स हैं, सबसे बड़ा बॉम्ब कौन सा है हमारे पास? 1000 किलो का बॉम्ब है। अमेरिका और इजराइल तो 2000 किलो वाले बॉम्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इतने बड़े हैं कि सिर्फ अमेरिका के पास होते हैं, सिर्फ इजराइल को अमेरिका ने दिए हुए हैं। तो जंग की दिशा जो है, जंगबंदी की तरफ अगर बढ़ाना है,
तो अमेरिका को भी ईरान की तरह से ईमानदारी दिखाते हुए ये हर रोज बम गिराओ और हर रोज धमकी दो, और धमकी से ज्यादा है कि हर रोज अमेरिका से एक स्टेटमेंट आती है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का हो या मार्को रूबियो का स्टेटमेंट हो, अ, जो कि कहते हैं ना कि उसको सुनने के बाद ईरान के लोग तिलमिला जाते हैं। बहुत ही घटिया घटिया बयान आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से ईरानियन लीडरशिप के लिए। बहुत ही घटिया घटिया बयान मार्को रूबियो दे देते हैं ईरान के टॉप लीडर्स के लिए। उसको सुनने के बाद दो चीज होती हैं, ईरान की टॉप लीडरशिप जो है वो और ज्यादा डिटरमाइंड हो जाती हैं कि वो नरमी नहीं बरताएंगे, ये कहते हैं ना एड़ी गाड़ लेना। और डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो के इन बयानों को सुनने के बाद तो ईरान की जो जनता है, जो न्यूट्रल भी जनता है, ईरान में भी फेंस सिटर जनता होते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसी बकवास कर रहा है या मार्को रूबियो ने इतना घटिया बयान दिया, तो ये फेंस सिटर्स का भी जो सहानुभूति है वो अपनी लीडर्स की तरफ बढ़ जाता है। तो अमेरिका अगर चाहता है ईमानदारी से कि जंग बंद हो, तो फिर इस तरह के घटिया बयान देना बंद करे। दूसरी बात है, अमेरिका बातचीत के लिए एक वेन्यू तैयार करे, माहौल तैयार करे। पाकिस्तान ने कह दिया कि वो नहीं कर सकता, तो ठीक है, मस्कट में कर लो, दोहा में कर लो, जेनेवा में कर लो, कहीं पे भी कर लो। कैप्टन इनिशिएटिव साहब, किसको लेना, अमेरिका कैप्टन को साहब लेना है। अब कैप्टन साहब अब तो जो कुछ वहाँ के नाम नहाद एक्सपर्ट कह लें या जो भी कह लें कि वो ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका बड़ा खामोश है और वो कोई ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है ईरान के अंदर। क्या ये मुमकिन है? आप चूंकि वॉर एक्सपर्ट हैं, क्या ग्राउंड ऑपरेशन ईरान में मुमकिन है कैप्टन साहब? डॉक्टर रिजवी, ग्राउंड ऑपरेशन ईरान में टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन है। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो अगर अमेरिका करना भी चाहे, अगर करना भी चाहे, फिलहाल अमेरिका नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहते कि उनके हस्बैंड, उनका बेटा, उनका भाई अमेरिका की झंडा में लिपटा हुआ वापस आए। लेकिन अगर करना भी चाहता है, हम सद्दाम हुसैन इराक के हमले से वाकई से सीख सकते हैं। अमेरिका को 4 महीने लग गए सऊदी में फौज खड़ा करने में। 4 महीने में सऊदी में अमेरिका ने 4000 टैंक जमा किए। 4 महीने में सऊदी में अमेरिका ने 40,000 फौज जमा की और फिर इराक पर हमला किया। अब ईरान उसके मुकाबले, इराक के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ईरान की पॉपुलेशन भी इराक की पॉपुलेशन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा। तो ये सोचना कि अमेरिका 40,000 या 1 लाख फौज जमा कर लेगा, या ये सोचना कि अमेरिका 4,000 टैंक या 8,000 टैंक जमा कर लेगा, कहां जमा करेगा, कैसे करेगा? सऊदी में करेगा, इराक में करेगा इतने टैंक जमा, तो उसमें 4 महीने नहीं 8 महीने लग जाएंगे और नहीं करेगा। बेसिकली सवाल ही नहीं उठता। वो रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट्स दोनों को ही बॉडी बैग्स नहीं चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर्स हैं वो हर रोज डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस की सीढ़ियों में जाके सो जाते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम, कि सर थोड़ी बहुत हमारे को कहीं पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस सेनेट वगैरह में हमें कोई 7-8 सीट की बढ़त बढ़त है, वो भी चली जाएगी अगर और 5-10 अमेरिकन सोल्जर्स वहां से डेड बॉडी उनकी आई। जी डॉक्टर रिजवी। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं थोड़ा से कैप्टन साहब चलूंगा गाजा की तरफ, क्योंकि देखिए अमेरिका कहता है साहब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मैंने हमला कर दिया, उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए हमला। इजराइल लगातार अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि भाई वापस आ जाओ, निकल आओ, लेकिन क्या लग रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों वापस नहीं आ रहे हैं? और ये कह रहे हैं कि हम जब तक हमास पूरी तरह से नहीं खत्म होगा हम वापस नहीं आएंगे। तो फिर वहां बोर्ड ऑफ पीस का कैसा इम्प्लीमेंटेशन होगा कैप्टन साहब? हाँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आ, अमेरिका को दुनिया भर में दखल अंदाजी से निकलना पड़ेगा। हमास को इजराइल रोज इस तरह से ट्रीट कर रहा है, जो कि एक शब्द है वहशियाना, यानी दरिंदगी की भी हद होती है।
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शायद नेतन्याहू के ऊपर दूसरी बार केस दायर हो रहा है। पहली बार तो वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिए गए हैं। अमेरिका को हर जगह यूक्रेन, रूस ने छोटी सी चीज यूक्रेन को कहा था कि नेटो मत ज्वाइन करो, बहुत छोटी चीज है। यूक्रेन तो 2015 से जेलेंस्की नेटो ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन जेलेंस्की की ना 2021 तक ज्वाइन करवाया नेटो देशों ने यूक्रेन को। जेलेंस्की अपने जिद में अड़े रहे। ये लड़ाई 5 साल हो रही है, अभी तक उन्होंने यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया, लेकिन वहां अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है। अभी ईरान, वेनेजुएला में भी कम लड़ाई नहीं थी। अब अमेरिका बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं अड़ंगा डाल दूंगा ग्रीनलैंड में। उधर ताइवान का मुद्दा एकदम गर्म है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो अमेरिका को सीखना पड़ेगा कि दुनिया के सारे देशों को अपनी जो फौजी ताकत है उससे कंट्रोल करना बंद करे। अमेरिका को सीखना पड़ेगा कि वो अपनी दुनिया के देशों को साथ लेके चले। जैसे भारत में हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया अमेरिका के परिवार के अंदर शामिल होना चाहता है। अमेरिका पूरी दुनिया को अमेरिका के परिवार में शामिल करे। डोनाल्ड ट्रंप को इतना समझना पड़ेगा। जी, ये कह रहे हो डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो तो रियल एस्टेट के मालिक के तौर पे काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि वो कहीं एक प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। हर जगह आप देखिए, रिश्तेदारों का ख्याल रखना, दामाद को कहाँ पे गिफ्ट दिया जाए, कभी पाकिस्तान को गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, कभी गाजा को गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, वेनेजुला पे कब्जा कर लिया कि भाई अब तो ऐश हैं। तो कैप्टन साहब, जो एक प्रेसिडेंट का मेयार होता है, एक प्रेसिडेंट की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, क्या आपको लगता है कि वो कहीं दूर दूर तक डोनाल्ड ट्रंप में दिखाई दे रही हैं? अभी कह रहे थे साहब 2 बजे से बातचीत शुरू हो रही है, अब कह रहे हैं कि बातचीत बहुत तगड़ी हो रही है और अभी आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मतलब कोई जबान का कुछ मानी मतलब है या फर्जी? इस तरह मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने एक आम आदमी को भी इस तरह से बकवास करते नहीं सुना। आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे मैं मिलता हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो करते होंगे, लेकिन जिनसे मेरे ताल्लुकात हैं, कम से कम इतनी बकवास करने वाले से मैं तो नहीं मिलता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। जी। हाँ डॉक्टर रिजवी, ये हंसने की भी बात है और दुख की भी बात है। दुनिया में इससे पहले मैंने भी कोई लीडरशिप नहीं देखा, ना ही और कोई लीडर ऐसा है जो कि एक एक दिन में इतने सारे बयान देता। आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज को देख लीजिए, भारत भी डेमोक्रेसी है। जब भी कोई बयान देना होता है तो सीधे प्रधानमंत्री, सीधे हमारे विदेश मंत्री बयान नहीं देते हैं। हाँ, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो आके बयान देते हैं, जो कि अलग-अलग सरकारी जो तरीके हैं। विदेश मंत्रालय के बयान को पीटीआई आगे बढ़ा देता है, दूरदर्शन आगे बढ़ा देता है, ऑल इंडिया रेडियो आगे बढ़ा देता है। ये दुनिया के सारे देश ऐसा करते हैं। जो भी बाकी दुनिया के देश है सब जगह, क्योंकि देखिए जो डिप्लोमेटिक कैडर होता है, चाहे वो फॉरेन सर्विस के हों या हमारे यहाँ आईएएस भी सब जगह पर हैं, वो हमेशा अपनी सरकार को और जनता के प्रतिनिधि जो एमपी हों, एमएलए हों, मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उनको बताते रहते हैं कि सर आपको जो भी बोलना है हमें बताइए, हम उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, फिर आप उस ड्राफ्ट को अप्रूव कर देना और अप्रूवल के बाद हम उसको आगे बढ़ा देंगे टीवी से और प्रिंट मीडिया से और दूसरे तरीके हैं। इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन कम होता है, कोई भी गलती होने के चांसेस कम होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में तो डॉक्टर रिजवी एक कॉमा, एक फुल स्टॉप से ही पूरे बयान का मतलब बदल जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये रोज रोज एक बयान देने की, उनको एक आदत है, जब वो हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं एक बयान देते हैं, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं एक बयान देते हैं, जब वो अपने एयरफोर्स वन हवाई जहाज जो उनके पास इतना बड़ा है
उस पे चढ़ते हैं तो एक बयान देते हैं। वो एयरफोर्स वन के अंदर तो उनको हॉबी है, हमेशा 5-10 चहेते न्यूज चैनल्स को ले जाते हैं अपने साथ, जो कि उड़ते हुए हवाई जहाज में उनसे सिल्ली सिल्ली सवाल पूछते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उनका और भी ज्यादा सिल्ली सिल्ली जवाब देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को इन इससे उनके अपना जो व्यक्तित्व है उसी पे धब्बा लग रहा है, धब्बा लग चुका है जी। बिल्कुल, तो बहरहाल ये सिचुएशन है, और कोई अब डोनाल्ड ट्रंप की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है। हालांकि ईरान जख्मी है इनकी बेवकूफियों की वजह से। ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया है, तो ईरान तो पूरी तरह से सीरियस रहता है, क्योंकि सीरियस लोगों से जंग करना मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा और ठीक होता है बनिस्बत नॉन सीरियस, क्योंकि नॉन सीरियस जो होता है वो किसी चीज का पास लिहाज नहीं रखता है। तो बहरहाल हालात अभी भी कशीदा है, क्या होगा उस पे हम नजर रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आज ग्रुप कैप्टन साहब ने एक बहुत खूबसूरती से चीजों को डिफाइन किया है, इंशाल्लाह फिर वो जब भी हम किसी तरह की अपडेट पे गुफ्तगू करेंगे, इसी अंदाज से वो अपनी बात को कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। जय हिंद।